नमस्ते दोस्तों, आज हम इन स्रोतों के जरिए एक ऐसी जर्नी पर निकलने वाले हैं जो विज्ञान यानी साइंस के बारे में हमारे सोच को थोड़ा हिला कर रख देगी। आपने नोटिस किया होगा, जब भी कोई बड़ी डिस्कवरी आती है तो लगता है सब कुछ कितना परफेक्ट और सुलझा हुआ है ना। एक दिन कोई नया पार्टिकल मिलता है, अगले दिन कोई नई दवा। लेकिन असलियत यह है कि सच में बदलाव लाने वाली डिस्कवरीज अक्सर बहुत ही अधूरी और मेसी होती हैं। असली प्रगति तब होती है जब रियलिटी उन पुराने नियमों और मॉडल्स के हिसाब से चलने से इनकार कर देती है जो हमने पहले से मान रखे हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं आज हम किन टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। पहले हम समझेंगे इल्यूजन ऑफ परफेक्ट साइंस को, फिर कॉस्मोस की कुछ नई उलझनों पर बात करेंगे, उसके बाद डीप हिस्ट्री को रीराइट करेंगे, एक अजीब मेडिकल अनोमली को समझेंगे और आखिर में इस प्लास्टिक क्राइसिस का एक बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन देखेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, द इल्यूजन ऑफ परफेक्ट साइंस, जहां रियलिटी हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चलने से मना कर देती है। अक्सर होता क्या है कि न्यूज में साइंस को बहुत ही चमकदार और परफेक्ट दिखाया जाता है। फ्लैशी प्रेस रिलीजेस आती हैं जैसे कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री एकदम से सॉल्व हो गई हो। पर इन स्रोतों से एक बात बिल्कुल साफ होती है कि रियलिटी में साइंस का काम करने का तरीका बड़ा ही ऑकवर्ड, पार्शियल और कई बार इनकंक्लूसिव होता है। असली डिस्कवरीज किसी नीट पैकेज में नहीं आती, बल्कि वो रियलिटी से टकराकर सवाल खड़े करती हैं। इसका एक बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल मंगल ग्रह यानी मार्स से आता है। नासा के परसिवियरेंस रोवर ने जेजरो क्रेटर में चेवाया फॉल्स नाम की एक चट्टान में ड्रिलिंग की। अब ये जेजरो क्रेटर कोई आम जगह नहीं है, ये एक एंशिएंट क्रेटर लेक है जहां कभी नदियां बहा करती थी। अगर मार्स पर कभी एंशिएंट लाइफ थी तो उसके साइंस मिलने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी यहीं पर है। और यहीं पर आकर मामला सच में उलझ जाता है। इस एक पत्थर में ऐसी चीजें मिली हैं जो आपस में ही बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। एक तरफ इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें हम लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स मानते हैं, साथ ही इस पर हल्के रंग के धब्बे मिले हैं जिन्हें लेपर्ड स्पॉट्स कहा जा रहा है। इन स्पॉट्स के किनारों पर आयरन और फॉस्फेट हैं जो अर्थ पर माइक्रोब्स की प्रेजेंस से जुड़े होते हैं। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसी के साथ वहाँ कैल्शियम सल्फेट की नसें और ओलिवियन क्रिस्टल्स भी मिले हैं जो कंप्लीटली नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की तरफ इशारा करते हैं। ये एक ऐसी पजल है जहां लाइफ और नॉन लाइफ दोनों के सिग्नल्स एक ही जगह खड़े हैं। इसीलिए प्रोजेक्ट साइंटिस्ट केन फाली ने इस चट्टान को रोवर द्वारा इन्वेस्टिगेट की गई अब तक की सबसे पजलिंग, कॉम्प्लेक्स और पोटेंशियली सबसे इंपॉर्टेंट रॉक बताया है। अब देखिए, यहां नासा ने यह बिल्कुल डिक्लेयर नहीं किया कि उन्हें एलियंस मिल गए हैं। पॉइंट यह है कि ये एक पत्थर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हम इसे ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते। इस एक सैंपल ने मार्स से पत्थर वापस अर्थ पर लाने वाले सैंपल रिटर्न मिशन की जरूरत को बिल्कुल सॉलिड कर दिया है। चलिए मार्स की इन चट्टानों से अब सीधा डीप स्पेस चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है अनसेटलिंग द कॉस्मोस, डार्क एनर्जी एंड मिसिंग ब्लैक होल्स। मॉडर्न कॉस्मोलॉजी में एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड मॉडल है जिसे लैम्डा CDM मॉडल कहते हैं। इस मॉडल का सबसे बड़ा अजम्पशन ये है कि डार्क एनर्जी एक कांस्टेंट चीज है, स्पेस की एक स्टेबल प्रॉपर्टी जो टाइम के साथ बिल्कुल इवॉल्व नहीं होती। एक तरह से ये डार्क एनर्जी एक बहुत बड़ा इनविजिबल प्लेस होल्डर रहा है जिस पर हमारे यूनिवर्स की पूरी अंडरस्टैंडिंग टिकी हुई थी। पर अब क्या हो रहा है, इस सुपर एस्टैब्लिश्ड मॉडल में दरारें दिखने लगी हैं। तो सोचिए, अगर डार्क एनर्जी टाइम के साथ इवॉल्व हो रही हो तो क्या होगा। 2024 में DESI प्रोजेक्ट के जो रिजल्ट्स आए हैं उन्होंने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने एंशिएंट मैटर को एक मेजरिंग स्टिक की तरह यूज किया और उनका डेटा हिंट कर रहा है कि डार्क एनर्जी शायद स्थिर नहीं है बल्कि बदल रही है। हालांकि ये परिवर्तन अभी 2.5 से 3.9 सिग्मा रेंज में है, जिसे कंप्लीटली कंफर्म नहीं माना जा सकता। पर ये इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल जरूर है कि अब हम इसे डिसमिस नहीं कर सकते। ये साइंस के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और यूनिवर्स हमारे मॉडल्स को सिर्फ डार्क एनर्जी से ही चैलेंज नहीं कर रहा। एक और बहुत फेमस पजल है जिसे मिसिंग मिडल प्रॉब्लम कहते हैं। नॉर्मली हमें दो तरह के ब्लैक होल्स दिखते हैं, एक छोटे स्टेलर मास ब्लैक होल्स जो तारों के मरने से बनते हैं और दूसरे सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जिनका साइज मिलियंस और बिलियन सन्स के बराबर होता है। पर इन दोनों के बीच के साइज वाले इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स हमेशा से गायब थे। ये स्पेस के उस बिग फुट की तरह थे जिनकी एग्जिस्टेंस की बातें सब करते थे पर सबूत किसी के पास नहीं था। लेकिन अब 8200 का ये फिगर उस गैप को भर रहा है। एस्ट्रोनॉमर्स ने ओमेगा सेंचुरी क्लस्टर में करीब 1.4 मिलियन तारों को ट्रैक किया। वहां उन्हें तारों का एक अजीब ग्रुप मिला जो एक इनविजिबल सेंटर के आसपास बहुत तेजी से जिपिंग कर रहा था। उन तारों की स्पीड का एक ही लॉजिकल रीजन हो सकता है, वहां एक ब्लैक होल मौजूद है
जिसका मास लगभग 8,200 सन्स के बराबर है। इस एक डिस्कवरी ने फाइनली उस मिसिंग मिडल को ढूंढ निकाला है और हमें बताया है कि आखिर एंशिएंट सुपरमैसिव ब्लैक होल्स बनना कैसे शुरू हुए होंगे। अंतरिक्ष के इन मिस्ट्रीज के बाद अब वापस अपनी अर्थ की डीप हिस्ट्री पर आते हैं हमारे तीसरे टॉपिक में, अ 3 बिलियन ईयर ओल्ड अर्थक्वेक। साउथ अफ्रीका के बारबटन ग्रीनस्टोन बेल्ट में एक ऐसी जियोलॉजिकल पैटर्न मिली है जो हमारे प्लैनेट के टेक्टोनिक हिस्ट्री को बिल्कुल नए सिरे से लिख रही है। वैज्ञानिकों को वहां इन प्राचीन चट्टानों में कुछ ऐसे निशान दिखे हैं जो कंप्लीटली आज के आधुनिक सबमरीन लैंडस्लाइड्स यानी समुद्री भूकंपों के बाद आने वाले लैंडस्लाइड्स जैसे लगते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका साफ मतलब यह है कि हमारी अर्थ पर कॉम्प्लेक्स प्लेट टेक्टोनिक्स की शुरुआत आज से करीब 3.2 से 3.6 बिलियन साल पहले ही हो चुकी थी। यानी हमारा प्लैनेट अपनी शुरुआती स्टेजेस में ही जियोलॉजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव और एडवांस हो चुका था। जियोलॉजी के बाद अब बढ़ते हैं मेडिकल साइंस की तरफ हमारे चौथे टॉपिक में, अ सरप्राइजिंग मेडिकल एनोमली। अब हम एक ऐसी हिस्टोरिकल मेडिकल एनोमली की बात करेंगे जिसे बहुत ही ध्यान से समझना जरूरी है। 1985 से पहले एक मेडिकल प्रैक्टिस हुआ करती थी जहां कैडावर्स यानी डेड बॉडीज के पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन निकालकर उन्हें एक बैच में मिक्स करके बच्चों को ग्रोथ डिसऑर्डर्स के इलाज के लिए इंजेक्ट किया जाता था। ये मेथड पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब डेकेड्स बाद इन पेशेंट्स में से कुछ को अनयूजुअली अर्ली एज में अल्जाइमर्स हो गया। पता चला कि उन पुराने बायोलॉजिकल बैचेस में मिसफोल्डेड एमिलॉइड डेटा प्रोटीन्स थे जिन्होंने इस डिजीज को ट्रिगर किया। यहाँ पर हमें इस फैक्ट को एब्सोल्युटली क्लियर करना है। जैसे एक्सपर्ट कालो चाडो ने एम्फसाइज किया है, ये कंडीशन सिर्फ अनबिलीवेबली आर्टिफिशियल और आउटडेटेड मेडिकल हालतों में ही हुई थी, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। अल्जाइमर्स रियल लाइफ में छूने या ऑर्डिनरी कॉन्टैक्ट से नहीं फैलता, लेकिन इस एनोमली ने वैज्ञानिकों को एक लिटरली माइंड ब्लोइंग क्लू दिया है। इससे हमें समझ आता है कि अल्जाइमर्स दिमाग में कैसे शुरू और आगे फैलता है, स्पेसिफिक प्रोटीन्स के मिसफोल्ड होने से। तो रियलिटी यहाँ थोड़ी डरावनी जरूर है, पर इसने एक मेजर मेडिकल ब्रेक थ्रू के रास्ते खोल दिए हैं। और आखिर में आते हैं हमारे पांचवें टॉपिक पर जो हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम से जुड़ा है, सॉल्विंग द प्लास्टिक क्राइसिस। अब कॉस्मोस और मेडिकल एनोमली से निकल कर आते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम पर जो लिटरली हमारे आसपास की दुनिया को दबा रही है, प्लास्टिक क्राइसिस। दुनिया के टोटल प्लास्टिक वेस्ट को देखा जाए तो उसका करीब 66% हिस्सा पॉलीओलेफिन्स का होता है। ये वो एनोइंग प्लास्टिक है जो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है। आजकल जिसे हम रिसाइकलिंग समझते हैं वो असल में सिर्फ डाउनसाइक्लिंग होती है, यानी इन प्लास्टिक्स को पिघलाकर लो ग्रेड आइटम्स बनाना जो फिर से कचरा ही बन जाते हैं। ये बिल्कुल भी सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन यहाँ यूसी बर्कली के जॉन हार्टविक की टीम एक रियल गेम चेंजर लेकर आई है। उन्होंने एक ऐसी कैटालिटिक मेथड ढूंढ निकाली है जो इन स्टबर्नली स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक्स को आसानी से तोड़कर छोटे हाइड्रोकार्बन्स में बदल देती है। इससे होता यह है कि हम इस वेस्ट को एक्चुअल वैल्यूएबल मटेरियल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिन्हें नई चीजें बनाने वाली इंडस्ट्री सीरियसली खरीदना चाहेंगी। ये डिस्कवरी इसलिए इतनी क्रूशियल है क्योंकि ये फाइनली वेस्टफुल डाउनसाइक्लिंग की जगह एक क्रेडिबल और प्रॉफिटेबल सर्कुलर इकोनॉमी का मॉडल पेश करती है। तो इन सारे डीप इनसाइट्स के बाद एक बड़ा सवाल जो सामने आता है वो ये है, जब हमारे सादियों पुराने और एस्टैब्लिश्ड मॉडल्स ऐसे ही टूटने लगते हैं, चाहे वो एक्सपैंड होता यूनिवर्स हो, मार्स पर मिलने वाली अजीब रॉक हो या हमारी सिविलाइजेशन का कचरा, तो सोसाइटी इन ऑथेंटिक डिस्कवरीज की मेसी रियलिटी को कैसे अपनाएगी? असली प्रोग्रेस नीट बॉक्सेस में नहीं आती दोस्तों, ये आती है जब हम पुरानी बातों पर सवाल उठाते हैं। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको इससे सोचने का एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव मिला होगा।